इससे पूर्व का वीडियो व्याख्यान किसी तकनीकी समस्या के चलते अधूरा रह गया था, तो इस सप्लीमेंट्री वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हम उस राजा राममोहन राय के योगदान के संदर्भ में जो हमारा व्याख्यान था उसको पूर्ण करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता के समर्थन के रूप में राजा राममोहन राय के विचारों की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रॉय ने व्यक्ति के अधिकारों और समाचार पत्रों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आग्रहपूर्ण अपने विचारों को व्यक्त करके भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया था। देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि स्वतंत्रता के दो आयाम को हम मान सकते हैं। एक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयाम और दूसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आयाम। तो तात्कालिक जो ब्रिटिश भारत था, जिसमें भारत के ऊपर कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आर्थिक व्यापार को परिवर्तित करते हुए राजनीतिक सत्ता बनने की ओर अग्रसर थी। व्यापार के माध्यम से प्रवेशित इस कंपनी के द्वारा भारत में अब राजनीतिक आधिपत्य की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उनके जो सामाजिक दर्शन था, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश संस्कृति का, ब्रिटिश मूल्यों का। तो ब्रिटिश समाज में जो मूल्य प्रचलित थे उनका कहीं ना कहीं प्रभाव राजा राममोहन रॉय के विचारों में हमें देखने को मिलता है। अब उसको इस अर्थ में भी समझा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनका जो आग्रह था वो व्यक्तिगत क्षेत्र में जितनी स्पष्टता से हमें दिखाई देता है, उतनी स्पष्टता से उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसके कारण यही समझा जा सकता है कि राजा राममोहन राय ब्रिटिश मूल्यों से, उनके लोकतांत्रिक संस्कृति से प्रभावित थे और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो अंग्रेजी सत्ता से प्रभावित भी थे। और उनका ये मत था कि भारत में जितनी सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ हैं उनका निर्मूलन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों के माध्यम से किया जाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें सती प्रथा पर रोक के रूप में दिखाई देता है। राजा राममोहन रॉय ने लॉर्ड बेंटिक, जो उस समय तात्कालिक गवर्नर जनरल थे, उनके माध्यम से उन्हें प्रभावित करके सती प्रथा पर रोक लगवा दी थी। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि के रूप में आज की तारीख में हम स्वीकार कर सकते हैं और करते भी हैं। परंतु आप तात्कालिक समाज के दृष्टिकोण से अगर उनके इस आधुनिक प्रयास को समझने की कोशिश करें तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तात्कालिक सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ में एक कदम था। किंतु तात्कालिक समाज के जो रूढ़िवादी तत्व थे, जो उस समय की इस व्यवस्था से पोषण पाते थे, निश्चित रूप से उनके द्वारा इसका भारी विरोध किया गया होगा और उसे धर्म और परंपरा के विरुद्ध भी बताया गया होगा। तो हम यहाँ पर राजा राममोहन राय के साहस, उनके आधुनिक दृष्टिकोण को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इस चुनौती का सामना किस साहस से किया होगा। क्योंकि तात्कालिक जो भारतीय समाज था वो कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंडों से जकड़ा हुआ था। और ऐसी स्थिति में किसी भी आधुनिक मूल्य का प्रतिपादन करना और उसका समर्थन करना, जो ख़ास तौर से धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हो, उस समय के समाज में अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। और राजा राममोहन राय को इसी बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने तात्कालिक समाज में ये बीड़ा उठाया और प्रचलित जो धार्मिक परंपराएं थी, जिनका आधार धर्म था, रूढ़िवादिता थी, पाखंड था, उनका उन्होंने विरोध किया। और दृष्टिकोण उनका काफ़ी स्पष्ट था। उन्होंने इसके लिए अंग्रेजी संस्कृति से मूल्यों को आयातित नहीं किया, बल्कि ये जो पाखंड है, ये जो कुरीतियाँ हैं, ये धर्म विरुद्ध हैं, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने शास्त्रीय हिंदू ग्रंथों का ही सहारा लिया और प्राचीनतम ग्रंथों से दृष्टांत खोजकर उस आधार पर उन्होंने
इन पाखंडों का खंडन किया। तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय के दर्शन में, विचारों में हमें बौद्धिकता और तार्किकता के दर्शन होते हैं। और जब हम उनके स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता के संदर्भ में उनके विचारों को जानते और देखते हैं, तो ये पाते हैं कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के वो घोर समर्थक थे, किंतु राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विषय पर उनके विचार हमें उतनी मुखरता से देखने को नहीं मिलते हैं। अब अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी हालांकि उन्होंने सुधार के संदर्भ में निश्चित रूप से कुछ बातें रखी थी, जिसमें भारतीयों को अधिक से अधिक प्रशासन में भागीदारी देने की बात उन्होंने की थी। स्वराज की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार करने का एक कार्य भी इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उनके सुधार की मांग निश्चित रूप से थी। प्रशासन में अधिकाधिक भारतीयों को शामिल करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं स्वराज की मांग उनके विचारों में देखने को मिलती है, परंतु उतनी स्पष्टता से नहीं। ये हमें खोजने पर मिल सकती है, किंतु स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दर्शन हमें उनके विचारों में देखने को नहीं मिलते हैं। स्वराज की मांग स्पष्ट न करते हुए भी उन्होंने भारतीयों के लिए जिन स्वतंत्रताओं तथा सुधारों की मांग की, उनके द्वारा वे भारतीयों में से हीन भावनाओं को समाप्त कर उनसे राजनीतिक जागृति का संदेश प्रसारित करने में व्यापक और काफ़ी हद तक वो सफल रहे थे। तो इस तरह से हम स्वतंत्रता का जो उनके विचारों का जो आयाम है उसका जायज़ा हमने लिया। बात करेंगे अगले बिंदु की, और जो अंतिम बिंदु है वो है स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक, सपोर्टर ऑफ वीमेन लिबर्टी। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण स्थान के समर्थक थे, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे दृष्टांत जो है प्राचीन हिंदू धर्म से ही जुटाए थे। ये खास तौर से उनकी बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान, उन्हें शिक्षा, संपत्ति आदि के क्षेत्र में समानता का स्तर प्रदान करने के लिए जागरूकता के उनके प्रयत्न भी हमें देखने को मिलते हैं। अब तात्कालिक हिंदू समाज में विवाहित स्त्रियों को या स्त्रियों को एक तरह से कहा जाए तो संपत्ति में ना तो उत्तराधिकार प्राप्त था, ना ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और ना ही चार दीवारी से बाहर जाकर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होने का कोई अधिकार था। पर्दा प्रथा ने उनके नैसर्गिक जो अधिकार हैं उनको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर रखा था, और इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों को एक मानव के रूप में विकास के अवसर उस समय हमें तात्कालिक समाज में न्यूनतम दिखाई देते हैं। हिंदू समाज में इन सब समस्याओं के साथ साथ सती प्रथा की एक कुरीति भी हमें दिखाई देती है, जो कि काफ़ी भयावह जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें पति के मरने के उपरांत उसकी पत्नी को उसी की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, और ये काफ़ी भयानक किस्म की प्रथा थी। तो ये एक गंभीर समस्या थी जिसके संदर्भ में राजा राम मोहन राय के प्रयास और उनकी सफलता हमें दिखाई देती है। साथ ही तात्कालिक समाज में पुरुषों की बहुविवाह की प्रथा भी थी। कई पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेते थे, तो ऐसी स्थिति में उन सभी स्त्रियों के साथ अन्याय होता था, और उनका जो जीवन स्तर है निश्चित रूप से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था। एक समस्या थी विधवाओं की, क्योंकि तात्कालिक समाज में अगर कोई स्त्री का पति का देहांत हो जाता तो उसके लिए जीवन बहुत दुष्कर हो जाता था। या तो उसे पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, यानी कि सती कर दिया जाता था, अथवा अगर किसी तरह से वो बच भी जाती थी तो निश्चित रूप से तात्कालिक समाज में एक विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करना अभिशाप से कम नहीं था। समय समय पर उसे कई तरह के तानों, अपमान और घृणा का सामना करना होता था, और निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि उस समय वासना के भूखे लोगों की निगाहें भी ऐसे विधवा स्त्रियों पर रहती थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए कोई पुरुष नहीं होता था। शिक्षा से वो महरूम रहती थी। निरक्षर होने के कारण जीवन यापन के साधन उनके पास न्यूनतम थे, तो ऐसी स्थिति में उनका जीवन बहुत ही कष्टमय और दुष्कर हो जाता था। तो इन सब और ये समस्याएं खासतौर से युवा स्त्रियां जो विधवा हो जाती थी उनके लिए और परिस्थितियां दुष्कर हो जाती थी। राजा राम मोहन राय ने इन सभी समस्याओं को संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से देखा था, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी
प्रयास भी किए थे। सती प्रथा के संदर्भ में हमने बार बार चर्चा कर ली है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के माध्यम से 1829 में उन्होंने इस पर रोक लगवा दी थी। पुरुषों के बहुविवाह का भी उन्होंने काफ़ी विरोध किया था और इस संदर्भ में कानून निर्माण की बात भी उन्होंने अंग्रेज़ों से की थी कि एक व्यक्ति की एक पत्नी के जीवित रहते हुए उसे अन्य पत्नियों के साथ, अन्य स्त्रियों के साथ विवाह का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। विधवाओं के पुनर्विवाह के वो काफ़ी समर्थक थे और वो मानते थे कि खास तौर से युवा स्त्रियां जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं उनको विधवा पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए और उनके उत्थान के लिए ही आवश्यक था। साथ ही साथ स्त्रियों के संपत्ति में उत्तराधिकार के भी वो समर्थक थे और इसके लिए सार्थक प्रयत्न भी हमें उनके जीवन दर्शन में दिखाई देते हैं। और क्योंकि अंग्रेज न्यायप्रियता में, कानूनी धारणा में उनको काफ़ी विश्वास था, तो उनका अधिकतम प्रयास ये रहता था कि अंग्रेजी कानूनों के माध्यम से इस तरह के सुधारों को भारतीय समाज में लागू किया जाए, लाया जाए। तो इसके लिए वो सदैव प्रयास रहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा भी की थी और ब्रिटिश उच्च अधिकारियों से इस संदर्भ में वो निरंतर वार्तालाप करते रहते थे। अपने लिखित में जो है अपने विचारों को वो अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंचाते रहते थे ताकि इस तरह के सुधारों को भारतीय समाज में लागू किया जा सके। अब अंततः चारों बिंदुओं के अंतर्गत निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के अग्रदूत के रूप में उनको निश्चित रूप से यहाँ पर स्वीकार किया जा सकता है। उन्हें कहा जा सकता है आधुनिक विचारों के, आधुनिक मूल्यों के दर्शन हमें उस समय के समाज में, 17वीं शताब्दी के समाज में दिखाई देते हैं और ये आधुनिकता के बीज मूल्य उनके विचारों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी संदर्भों में विवेकशील, उदार और प्रगतिवादी विचारों का प्रतिपादन किया था और इन विचारों के माध्यम से भारत में सामाजिक राजनीतिक जागरण का संदेश उन्होंने प्रसारित किया था। यह उनके जागरूक सक्रिय प्रयत्नों का भी परिणाम था कि भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हुआ और आने वाले समय में वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित हो सके। और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय के विचारों ने एक ऐसा धरातल तैयार किया, एक ऐसी जागरूकता पैदा की, एक ऐसी चेतना पैदा की जिसने आगे चलकर कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और 1858 की क्रांति के बीज के रूप में कार्य किया। समाज सुधार के जिन प्रयत्नों का सूत्रपात राजा राम मोहन राय ने किया, उन्होंने आगे चलकर देश, विशेषतः बंगाल में समाज सुधार आंदोलनों को दिशा और वैचारिक आधार प्रदान किया। बंगाल में अक्षय कुमार दत्त विद्यासागर द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चलाए गए समाज सुधार आंदोलन की बात हो या हिंदू धर्म और सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में राजा राम मोहन द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियां हो, सभी को व्यापक और रूप से स्वीकार किया गया और सुधार के प्रयास भी किए गए। इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन द्वारा व्यक्त की गई जो आपत्तियां थी, जो आलोचनाएं थी, धर्म और सामाजिक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा, उनके द्वारा की गई विवेक सम्मत, उदार और प्रगतिशील व्याख्याओं से उनके विचार हमें प्रभावित दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए आधुनिक मूल्यों से प्रभावित अपने विचारों का सूत्रपात किया और जिन्होंने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक धरातल तैयार करने का कार्य भी किया और वैचारिक दृष्टि से भी तात्कालिक समाज को सोचने पर मजबूर किया कि वो किस हद तक अपने पाखंड, कुरीति और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। उससे स्वतंत्र होने का आग्रह हमें उनके विचारों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने राजा राम मोहन राय के विचारों के जितने भी आयाम थे उन पर चर्चा की और यहाँ पर ये व्याख्यान समाप्त होता है और साथ ही साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और आपका समय शुभकारी हो। धन्यवाद।